मैं जेपी गुप्ता समृद्धि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के अंतर्गत थर्ड यूनिट चल रहा था। थर्ड यूनिट जो कि प्रारंभिक शिक्षा के विकास में संचालित विभिन्न कार्यक्रम एवं परियोजनाएं उत्तर प्रदेश के संबंध में थी। उसके अंतर्गत हमने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, पी मोस्ट, एसओपीटी, बीपी, डीपीईपी और संपूर्ण साक्षरता अभियान, स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम आदि का अध्ययन पिछले वीडियोस में कर चुके हैं और आज के इस वीडियोस में हम सर्व शिक्षा अभियान के बारे में जानेंगे कि क्या है सर्व शिक्षा। बहुत ही प्रचलित अभियान है और इससे प्रश्न भी बहुत ज़्यादा उठते हैं, चाहे वो डीएलएड के हों और चाहे अदर कंपटीशनों में हो, टैट, सुपर टैट या अन्य कंपटीशनों में। तो अगर सर्व शिक्षा अभियान की अगर कह जाने कि नींव कैसे पड़ी, तो सन 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की दोबारा सरकार बनी तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रारंभिक शिक्षा के विकास के लिए, किसके लिए? प्रारंभिक शिक्षा से यहाँ तात्पर्य कक्षा 1 से 8 तक के लिए है। 1 से 5 नहीं, प्राथमिक शिक्षा नहीं, प्रारंभिक शिक्षा मतलब 1 से 8 तक की। तो प्रारंभिक शिक्षा की समीक्षा एवं विकास हेतु प्रत्येक राज्य के शिक्षा मंत्रियों की एक सम्मेलन बुलाई। कब? 1998 प्रधानमंत्री बनने के बाद। 98 प्रधानमंत्री दोबारा बने और उसी के अंतर्गत इन्होंने शिक्षा मंत्रियों की एक बैठक बुलाई 1998 में, सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की, और उस सम्मेलन में सर्व शिक्षा अभियान की रणनीति तैयार। नवंबर 2000 में इसको कैबिनेट से मंजूरी मिली और जनवरी 2000 में ये शुरू हो गया या इसको लागू किया गया। जम्मू कश्मीर छोड़कर, ध्यान रखिएगा, कौन सा 2000 में लागू किया गया, 2001 में शुरू हुआ, जनवरी 2000 में। जम्मू कश्मीर को छोड़कर से सभी राज्यों के लिए ये था। किसको? जम्मू कश्मीर को छोड़कर, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक विशेष दर्जा प्राप्त राज्य था उस समय था। अगस्त 2019 में ये विशेष दर्जा राज्य खत्म हुआ इसका, जम्मू कश्मीर का, लेकिन उससे पहले तक एक विशेष दर्जा राज्य था जिसमें धारा 370 लागू होती थी। और तो जम्मू कश्मीर छोड़कर सारे राज्यों में लागू हुआ। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, किसकी? उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में इससे पहले सबके लिए शिक्षा, क्या चीज? सबके लिए शिक्षा कार्यक्रम चल रहा था, वो भी सिर्फ 16 जिलों में। उत्तर प्रदेश के में सर्व शिक्षा अभियान से पहले सबके लिए शिक्षा कार्यक्रम संचालित था और 16 जिलों में संचालित था। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कौन सा कार्यक्रम संचालित था, कितने जिलों में था, तो 16 जिलों में संचालित था, जिसको सबके लिए शिक्षा कहते हैं। जब सर्व शिक्षा अभियान आया तो इस सबके लिए शिक्षा अभियान को सर्व शिक्षा अभियान में परिवर्तित करके सभी जिलों में लागू किया गया। क्या कर दिया गया? सभी जिलों में लागू कर दिया गया सन 2001। सर्व शिक्षा अभियान की और बात करते हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा एक निश्चित समयावधि इसमें आगे ये दिया है 2010। ध्यान रखिएगा, निश्चित समयावधि का मतलब क्या है? 2010 तक एक निश्चित समयावधि के तरीके से, एक समयावधि और एक निश्चित तरीके से प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण, अगर इसके एक प्रमुख उद्देश्य की बात करा जाए तो प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए, प्राथमिक से यहाँ तात्पर्य कक्षा 1 से 8 तक के लिए बात कर रहे हैं, प्रारंभिक और प्राथमिक के लिए, तो प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए ये प्रारंभ किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी की एक महत्वाकांक्षी योजना थी कि प्रारंभिक शिक्षा का हम सार्वभौमिकरण कर देंगे। सार्वभौमिकरण से यहाँ तात्पर्य ये होता है कि सभी के लिए शिक्षा, पूरे यहाँ देश के सार्वभौमिकरण की, कि पूरे देश में हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक बालक के लिए, कहने का मतलब जो हर एक बालक है उसके लिए प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध हो, चाहे वो भारत के किसी भी क्षेत्र में रहता हो,
चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना, जिसको हम कहते हैं प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, उसके लिए इसको प्रारंभ किया गया था। और इसी के कारण ध्यान रखिएगा, इसी प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हो, इसी के लिए ही सन 2002 में, आप लोगों को पता होगा, सन 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ। 86वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके तहत 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को के लिए, जो उस समय 2001 में 205 मिलियन अनुमानित थे, कितने थे? 205 मिलियन अनुमानित थे। उस समय कितने थे? 205 मिलियन थे। सन 2001 में सर्वेक्षण के दौरान पता चला। मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान को मौलिक अधिकार बना दिया। 2002 के 86 संविधान संशोधन में जो 6 से 14 आयु वर्ष के बालकों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की बात संविधान जब लागू हुआ था 1950 में ही कही गई थी, यहां उसको क्या कर दिया गया? मौलिक अधिकार बना दिया गया। अब आप कहेंगे कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया, मतलब शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आया। अधिनियम 2009 में बना, लेकिन मौलिक अधिकार बनाया कब गया? 86 संविधान संशोधन, अर्थात उसको कानूनी जामा क्या किया गया? 86 संविधान संशोधन के मौलिक अधिकार तो बना दिया गया, लेकिन कानूनी जामा जो पहनाया गया वो 2009 में पहनाया गया, जो 2010 से लागू हुआ था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जिसको हम कहते हैं। और इसी के तहत जो अभी तक संविधान में था कि धारा 45 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, वो मौलिक अधिकार 21A के अंतर्गत लेके आया गया। आप लोगों को पता होना चाहिए कि 2002 से जो 6 से 14 आयु वर्ष के बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की धारा है वो 21A हो गई है, और 45 6 वर्ष से कम बालकों, 6 वर्ष से कम उम्र के बालकों की देखभाल के लिए धारा बना दी। 21A अब 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की बात कहता है। इससे पहले वो धारा 45 कहता था, अब धारा 45 क्या कहने लगा? 6 वर्ष से कम उम्र के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा कि धारा 45 नहीं, अब धारा 21A है। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य अगर बात करें कि 2010 तक संतोषजनक गुणवत्तापूर्ण वाली प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करना, जैसे कि हमने अभी ऊपर वाली लाइन में कहा, एक निश्चित समय अवधि तक, अर्थात कब तक? ये लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि 2010 तक संतोषजनक गुणवत्तापूर्ण वाली प्रारंभिक शिक्षा का क्या कर देना है? सार्वभौमिकरण कर देना है। मतलब ऐसी शिक्षा का सार्वभौमिकरण कर देना है जो गुणवत्तापूर्ण भी हो, ऐसा नहीं है कि खाना पूर्ति वाली हो। तो ये इस उद्देश्य से इसको लागू किया गया था। आगे अगर बात करें सर्व शिक्षा अभियान की वित्त व्यवस्था, सन 2002 तक जब ये लागू हुआ जनवरी 2001 में, तो उस समय 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी, जो 1997 से कब तक थी? 2002 तक थी पंचवर्षीय योजना, आप देखिएगा। तो उसके तहत जो केंद्र और राज्य की भागीदारी थी वो 85-15 थी। दोनों का संयुक्त कार्यक्रम है, इसमें केंद्र और राज्य दोनों के सहयोग से ये कार्यक्रम चल रहा है। तो जब शुरुआत हुई तो ये 85-15 थी 2002 तक, मतलब 9वीं पंचवर्षीय योजना 2002 में खत्म हुई, 2002 तक ये 85-15 थी। लेकिन जब 10वीं पंचवर्षीय योजना आई, कौन सी 10वीं पंचवर्षीय योजना आई, तो उसके अंतर्गत जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी 2002 से 2007 तक थी। तो 2000 उसमें जो प्रतिशत रखा गया था उसमें केंद्र का 75% और राज्य का 25% कर दिया। 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो 2007 से 12 तक थी, कब से तक थी? 2007 से 12 तक थी, उसमें 50-50 कर दिया गया। अब आप कहेंगे कि 10 तक प्राप्त करने का लक्ष्य था, 10 ही तक थी।
लेकिन ये अपने लक्ष्य उन्होंने निर्धारित किया कि था कि 2010 तक हम प्राप्त कर लेंगे, लेकिन आज भी सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है, ये जानिए। सर्व शिक्षा अभियान आज भी खत्म नहीं हुआ है, आज भी सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है, क्योंकि उसका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाया, तो स्टैंड किया गया है। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में 50-50 रखा गया था 2007 से जो 2012 तक लागू हुई थी, और 12वीं पंचवर्षीय योजना में जो 12 से 17 तक थी उसमें 60-40 का रेशियो रखा गया था, अर्थात केंद्र का 60% और राज्य का 40% होगा। अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 65-35 का रेशियो है। कितना रेशियो है? 65-35, अर्थात राज्य 35%, केंद्र 65% खर्च करेगा। तो ये थी वित्त व्यवस्था। इसके लिए वित्त कहाँ से आएगा, धन कहाँ से आएगा? कोई कार्यक्रम चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है धन। धन कहाँ से आएगा? तो 65-35 का रेशियो था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। वर्तमान में कितना चल रहा है? 65-35। हमने कहा अभी लक्ष्य निर्धारित किया गया था 2010 तक, लेकिन अभी भी चल रहा है। नेक्स्ट बात करें, अगर इसके लक्ष्य क्या थे, इस उद्देश्य के लक्ष्य या उद्देश्य क्या थे, मतलब सर्व शिक्षा अभियान, जिसको SSA कहा जाता है। 2003 तक प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ करना। क्या करना था? 2003 तक प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना, मतलब सबके लिए बनाना। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा 1 से 5 तक, चाहे वो शिक्षा गारंटी केंद्र के द्वारा, चाहे वो वैकल्पिक शिक्षा के द्वारा, चाहे बैक टू कैंपस के द्वारा, मतलब विभिन्न कार्यक्रम चलाकर बैक टू कैंपस, शिक्षा गारंटी केंद्र, वैकल्पिक शिक्षा, इन सब के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा को 1 से 5 तक की शिक्षा को 2003 तक सबके लिए सर्वसुलभ बनाना था, मतलब सभी प्राप्त कर सके, इस तरह से बनाना था। साथ साथ 2007 तक, ध्यान रखिएगा, 2007 तक 5 वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कराना। 2007 तक 5 वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करना। प्रारंभिक से 5 वर्ष की होती है, कक्षा 1 से 5 तक होती है। और 2005 तक प्रारंभिक शिक्षा क्या था? सबके लिए पूर्ण कराना था। और 2010 तक 7 तक प्रारंभिक शिक्षा, 7-3-10, 5 से 8 तक 3 वर्ष लगता है, तो 7 से 10 तक, 10 तक सभी के लिए 8 वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कराना, जो उस समय हमने बताया था 201 मिलियन था। कितना था? 201 मिलियन। अभी पीछे हमने बताया ना कि अनुमानित बच्चे जितने थे, तो उसको इन्होंने कहा कि 2010, इसीलिए लक्ष्य रखा गया था 2010 तक सभी के लिए शिक्षा पूर्ण कर देना, शिक्षा का सार्वभौमिकरण कर देना प्रारंभिक शिक्षा। तो वही करा, 2010 तक सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कराना। 8 वर्ष की जो है प्रारंभिक शिक्षा, कक्षा 1 से 8 तक। साथ साथ क्या था, ये भी था, हमने पीछे भी ये भी बताया कि शिक्षा देने के साथ साथ शिक्षा की गुणवत्ता भी रहे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। तो वही कह रहा, प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना था, ये जो चल रहा था उस गुणवत्ता में वृद्धि करना, अच्छी शिक्षा देना था। और साथ साथ 2007 तक प्रारंभिक शिक्षा और 2007 तक प्राथमिक स्तर पर और 2010 तक उच्च प्राथमिक या प्रारंभिक स्तर पर। ध्यान रखिएगा, 2007 तक प्राथमिक स्तर पर और 2010 तक उच्च प्राथमिक स्तर तक लैंगिक एवं सामाजिक अंतराल को खत्म करना था। ये नहीं कि बॉयज पढ़ ले रहे हैं, लैंगिक मतलब बॉयज को मिल रही शिक्षा, गर्ल्स को नहीं मिल रही, जो हमारे समाज का एक सोच थी। साथ साथ पिछड़े वर्ग को नहीं मिल रही है, उच्च वर्ग को मिल रही है। पिछड़े क्षेत्रों में नहीं पा रहे बच्चे, विकसित क्षेत्रों में पा रहे। इस समानता को क्या करना था? खत्म करना था। इसीलिए कहा गया शिक्षा के सार्वभौमिकरण के अंतर्गत हम बताए कि न जाति, क्षेत्र, वर्ग, लिंग, इन सब भेदभावों को छोड़ते हुए सभी के लिए शिक्षा उपलब्ध हो, सभी को मिल सके।
तो वही कहा 2007 तक, जैसे हमने कहा सभी को 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा मिल सके, तो वही कहा 2007 तक प्राथमिक स्तर पर, और 2010 तक यहाँ उच्च प्राथमिक कहा था। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर लैंगिक एवं सामाजिक असमानता को खत्म किया जा सके, ये लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसके अंतर्गत हम बात करते हैं कौन कौन से कार्यक्रम कौन कौन से चालू किए गए। भाई सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बहुत सारे कार्यक्रम थे, लेकिन ये 8 प्रमुख कार्यक्रम थे, जिसमें से पहला है बाला। बाला का मतलब BLA, बाला, बिल्डिंग एज लर्निंग एड। बिल्डिंग एज लर्निंग एड अर्थात जो प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्कूल की दीवारें हैं, जो स्कूल की दीवारें कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल की दीवारें हैं, उनमें लर्निंग एड बने। मतलब उन दीवारों पर विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए जाए, लर्निंग से संबंधित, सीखने से संबंधित, गिनतियों के, अल्फाबेट्स के, टेबल्स के, विभिन्न प्रकार के चीज। जैसा कि आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि हर एक इस प्राथमिक स्कूल आप घूम के आइए, उच्च प्राथमिक स्कूल, उसके दीवारों पर देखिए लर्निंग एड्स बने होंगे। तो ये एक कार्यक्रम था, इसके अंतर्गत बिल्डिंग है लर्निंग एड की दीवारों पर विभिन्न प्रकार के लर्निंग एड मतलब लर्निंग टूल्स बनाए जाए। ठीक। दूसरा था कल्प, KALP, जिसको कहते हैं कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम। इसके लिए आगे भी हमने बताया है कि प्रत्येक जिले के लिए 50 लाख रुपए आवंटित किए गए थे। तो 6 से 8 तक के लिए कंप्यूटर शिक्षा प्रोग्राम की बात कही गई थी कि तकनीक को उसमें लाया जाए, कंप्यूटर के द्वारा कंप्यूटर की शिक्षा बालकों को दी जाए 6 से 8 तक के लिए बालकों को। तो कल प्रोग्राम उसके लिए था। फिर था लहर प्रोग्राम। लहर का मतलब ये इसके अंतर्गत ये था कि कक्षा 1 और 2 के बालकों, जो सबसे ज्यादा छोटे बालक होते हैं और स्कूल में आने से दिक्कत करते हैं, और आज के समय में देखिए स्कूलों में, प्राइवेट स्कूल भी क्या करते हैं कि जब छोटा बच्चों का एडमिशन होता है नर्सरी KG में, तो उनको ढेर सारे खिलौने दे दिए जाते हैं। ठीक है, जिससे उनका मन स्कूल में क्या हो, लग सके और स्कूल आने के लिए प्रेरित हो। तो लहर में भी ये था कि खिलौने और कक्षा कक्ष को आकर्षक बनाया जाए, साथ साथ बच्चों को खिलौने कक्षा 1 और 2 के लिए, कि वो स्कूल की तरफ आकर्षित हो सके, ड्रॉप आउट वगैरह कम हो सके। तो कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए खिलौने तथा कक्षा कक्ष को आकर्षक बनाने का कार्य इस कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाता। फिर मैगेट्री छात्रावास। मैगेट्री छात्रावास का तात्पर्य यहां यह था कि जो घुमंतु परिवार थे, मतलब जिनका आवास एक जगह फिक्स नहीं रहता था, जिसको हम लोग नॉर्मली कहते हैं वनवासी लोग, जो यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं, कभी यहाँ टेंट लगा के रहे, कभी वहाँ लगा के रहे। तो उस प्रकार के जो परिवार है, उनके बालक बालिकाओं के लिए छात्रावास की सुविधा उपलब्ध हो सके, छात्रावास में रहकर पढ़ सके, क्योंकि उनका घर फिक्स नहीं है। कबीले लोग जो रहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान हो जाते रहते हैं, तो उनके लिए मैगेट्री छात्रावास की बात इसको कही गई थी, छात्रावास उपलब्ध कराने की बात कही गई थी कि ये कार्यक्रम के द्वारा उन प्रकार के बालकों को छात्रावास उपलब्ध कराई जाती थी। फिर था प्रहर पाठशाला। प्रहर पाठशाला हमने कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी का ये था कि प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया जाए। तो ऐसे बालक, चाहे वो किसी वर्ग में हो, चाहे किसी क्षेत्र में हो, चाहे कितने भी पिछड़े क्षेत्र में, ऐसे बालक जो वंचित है प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तो उन बालकों के लिए वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था वैकल्पिक टीचर के द्वारा करना है। जो वंचित वर्ग के बालक है, वंचित जो शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, चाहे वो बहुत ही ज्यादा पिछड़े वर्ग क्षेत्र के हैं, या बहुत ही ज्यादा गरीब है, या बहुत निम्न कास्ट के आ रहे हैं, किसी कारण से वो शिक्षा नहीं प्राप्त कर, तो प्रहर पाठशाला कार्यक्रम चलाया गया,
इसके अंतर्गत वंचित वर्ग के बालकों को वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई गई, जिसमें वैकल्पिक टीचर की व्यवस्था की गई कि वैकल्पिक टीचर के द्वारा वैकल्पिक शिक्षा उनको दी जाए, लेकिन सभी लोग को शिक्षा दी जाए। फिर नेक्स्ट प्रोग्राम जो इनका था भाषा प्रयोगशाला। भाषा प्रयोगशाला, भाषा जैसे आप लोग नॉर्मली अगर बीएड बीटीसी कर रहे होंगे, बीएड कर रहे होंगे, तो भाषा प्रयोगशाला के बारे में पढ़ा हो। भाषा प्रयोगशाला प्रारंभिक स्तर पर छात्रों के उच्चारण संबंधी समस्याओं को दूर करने हेतु बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है या अच्छा उपयोग है। इसके द्वारा किसी भी बालक के भाषा उच्चारण संबंधी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। बीटीसी के अंतर्गत भाषा प्रयोगशाला होना प्रत्येक बीटीसी ट्रेनिंग विद्यालय में होना जरूरी है, बीटीसी और बीएड दोनों। तो भाषा प्रयोगशाला के द्वारा उस समय यह था कि प्रारंभिक स्तर पर भाषा प्रयोगशाला कार्यक्रम भी स्थापित की गई, जिसके अंतर्गत बालकों के उच्चारण संबंधी समस्याओं को दूर किया जाता। फिर अगर इसके सातवें प्रोग्राम की बात करें तो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय आपका चैप्टर में भी है। नेक्स्ट कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय जो 2004 में शामिल किया गया था सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत। ये था कि 2004 में तो शामिल किया गया, लेकिन 5-6 में ये सत्र शुरू हुआ था। शुरू में कक्षा 6 से 8 तक की बालिकाओं के लिए, किसके, कक्षा 6 से 8 तक की बालिकाओं की, ग्रामीण क्षेत्र की जो बालिकाएं हैं उनके लिए ये था मेनली। तो इसमें जो नामांकन होता था, जो एडमिशन होता था, वो ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं का 75% था और बीपीएल परिवारों के लिए 25% था। यहाँ पर बच्चे वहीं पर रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे, अर्थात एक प्रकार से आवासीय विद्यालय, यहाँ लिखा है ना आवासीय साफ, तो वहीं पर रहकर ही शिक्षा ग्रहण करते थे। ये नहीं है कि घर जाना, खाना पीना सारा कुछ, सारा इंतजाम सरकार का था। वर्तमान में 12 तक स्टैंड कर दिया गया है, पहले शुरू में 6 से 8 तक था। इसके बारे में डिटेल में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर हमारा है ये, उसके अंतर्गत हम और बात करें। तो इसको भी शामिल किया गया 2004 में सर्व शिक्षा अभियान के तहत। 2004 में आया तो उसको उसके अंतर्गत ही ले लिया गया। फिर एनपीजीईएल भी हमारा नेक्स्ट आपके कंटेंट के अंतर्गत है। इसमें है इसको अगर एनपीजीईएल की बात करें तो नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल, मतलब एलिमेंट्री लेवल ना, प्राइमरी लेवल पर जो लड़कियों के लिए राष्ट्रीय प्रोग्राम है, लड़कियों की शिक्षा के लिए। ये अगर कहा जाए तो प्रारंभिक शिक्षा से जुड़ी जो बालिकाएं हैं उनके उच्चारात्मक शिक्षा के लिए, या यूं कहे कि उनके वंचित वर्ग की जो बालिकाएं हैं उनकी शिक्षा व्यवस्था के लिए इस प्रोग्राम को शुरू किया गया था कि उनको भी शिक्षा मिल सके, वंचित वर्ग की जो बालिकाएं, तभी शिक्षा का सार्वभौमिकरण प्राप्त हो सके। तो एनपीजीईएल भी सर्व शिक्षा अभियान के कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। तो ये तो प्रमुख 8 कार्यक्रम इसके अंतर्गत चलाए। अब बात करते हैं कि ये इसके द्वारा किए जा रहे कार्य, कौन कौन से कार्य किए गए। जो कार्यक्रम है, कार्यक्रम भी कार्य कर रहे हैं, तो उस कार्यक्रम के अंतर्गत क्या क्या 5 प्रमुख कार्य किए गए कि 100% सुविधा। 100% सुविधा का मतलब सभी के लिए सुविधा, सभी के लिए स्कूल, सभी उद्देश्य एवं लक्ष्य की बात हमने कही थी। तो इसीलिए 1 किलोमीटर पर प्रारंभिक स्कूल और 2 से 3 किलोमीटर पर उच्च प्राथमिक स्कूल की व्यवस्था की बात कही गई। अगर नहीं है तो शिक्षा गारंटी केंद्र खोला गया वहां पर। 1 किलोमीटर पर प्राथमिक स्कूल और 2 से 3 किलोमीटर पर उच्च प्राथमिक स्कूल नहीं है तो वहां पर शिक्षा गारंटी केंद्र खोला गया। ध्यान रखिएगा, जिसको 2 शिक्षा गारंटी केंद्रों को भी 2009 में प्राथमिक स्कूलों में बदल दिया गया था। जब आरटीआई राइट टू एजुकेशन एक्ट आया तो उसके बाद इसको भी प्राथमिक स्कूलों में बदला गया, शिक्षा गारंटी केंद्रों को। तो 100% सुविधा दी जाए, सभी को सुविधा दी जाए। इसीलिए देखिए मैगेटरी प्रोग्राम चलाया गया, लहर प्रोग्राम चलाया जा रहा था, बहुत सारी चीजें
प्रहर पाठशालाएं चलाई गई थी। तो ये जो कार्यक्रम चलाया गया वो इसीलिए 100% सुविधा हो सके, साथ साथ 100% नामांकन हो सके। 100% नामांकन के लिए मतलब सभी लोग स्कूल में आ सके, इसीलिए मोटिवेट करने के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी गई, निःशुल्क यूनिफॉर्म दिया गया, ठीक है। साथ साथ मध्याह्न भोजन दिया गया, अर्थात निःशुल्क आहार दिया गया कि स्कूल में खाना भी निःशुल्क मिलेगा, कपड़ा भी निःशुल्क मिलेगा, किताब भी निःशुल्क मिलेगा, फीस भी कुछ नहीं लग रही है, जिससे इस तरह की सुविधाएं दी गई जिससे लोग स्कूल की तरफ आकर्षित हो सके और अपने बच्चों को पढ़ा सके। इतने सारी चीजें निःशुल्क कर दी। फिर बात करते हैं 100% धारण। धारण करने का यहां से तात्पर्य है किसी भी चीज को जानना, अर्थात जो बालक सीख रहे हैं वो या 100% धारण कर सके, बच्चे रुक सके वहां पर। ऐसा नहीं हो कि बच्चे, ये देखा जाता है ड्रॉप आउट बहुत ज्यादा हो रहा था, ड्रॉप आउट ना हो सके, रुके बच्चे, ये नहीं कि 2 महीना पढ़े भाग गए। इसी के लिए ऊपर के जो कार्यक्रम देखे चलाए गए, ढेर सारे कार्यक्रम कि नामांकन के साथ साथ धारण भी रहे, बच्चे वहां रुके, ड्रॉप आउट ना हो, तो ये कार्य किया जा रहा था। इसी के लिए देखिए पीछे 8 कार्यक्रम हमने बताया, उसमें इस कक्षा कक्ष को भी आकर्षक बनाया जा रहा था, गुणवत्ता शिक्षा की भी बात की जा रही थी। तो ये सारे कार्यक्रम किए जा रहे थे। साथ साथ 100% सफलता, मतलब सभी बच्चे पास हो, ये निश्चित किया जा रहा था। इसके लिए स्कूल की दशा सुधारने, शिक्षक नियुक्ति, स्कूल की बिल्डिंग वगैरह सब कुछ सुधारने, इसीलिए देखो स्कूल की बिल्डिंग पर एड्स, बाला वगैरह कार्यक्रम के द्वारा एड्स, टीचिंग एड्स लगाए जा रहे थे, शिक्षण सहायक सामग्री जिसको कहते हैं वो लगाए जा रहे थे। साथ साथ शिक्षक की नियुक्ति की जाती कि शिक्षक की कमी ना हो, स्कूलों व शिक्षक निरीक्षण व्यवस्था की जा रही थी। ये सारे कार्यक्रम थे, मतलब शिक्षक नियुक्ति हो सके और शिक्षक अपने उत्तरदायित्व का पालन कर रहे हैं, सही से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उसके लिए स्कूल और शिक्षकों के निरीक्षण की व्यवस्था थी, जिससे गुणवत्तापूर्ण, उसमें एक था कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा सके, तो उसके लिए कार्यक्रम था। यह आ गया गुणवत्तापूर्ण सुधार। गुणात्मक सुधार के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार, कंप्यूटर शिक्षा, हमने कहा था कल प्रोग्राम चलाया गया था कंप्यूटर शिक्षा के लिए, प्रत्येक जिले में 50 लाख रुपए आवंटित किए गए थे कल प्रोग्राम के द्वारा। तो गुणात्मक शिक्षा के लिए कंप्यूटर शिक्षा वगैरह जो अभी हमने पीछे भी बताया, ये कार्यक्रम चला गया। तो गुणात्मक सुधार, ये सारे कार्यक्रम किए गए। अगर इसके और में बात करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की बात करते हैं, तो इस कार्यक्रम का जो संचालन की बात करें तो संचालन तो राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता था और उपाध्यक्ष मानव संसाधन विकास मंत्रालय होता। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, MHRD का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जो मंत्री होता था, जिसके अंतर्गत शिक्षा विभाग भी आता है। पहले शिक्षा विभाग था, बाद में इसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया। तो वो उसका उपाध्यक्ष होता था और प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता था राष्ट्रीय स्तर पर। राज्य स्तर पर गए तो मुख्यमंत्री इसका अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री इसका उपाध्यक्ष होता था। 1 अप्रैल 2018 को, ध्यान रखिएगा, हमने कहा अभी भी SSA प्रोग्राम चल रहा है। SSA मतलब सर्व शिक्षा अभियान प्रोग्राम, ध्यान रखिएगा, इसको कभी कभी SSA प्रोग्राम को फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो सर्व शिक्षा अभियान SSA जो प्रोग्राम है, जो कक्षा 1 से 8 तक के लिए था, अभी हमने पीछे बताया कक्षा 1 से 8 तक के लिए था, और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जिसको RMSA, R मतलब राष्ट्रीय, M मतलब माध्यमिक, S का मतलब शिक्षा, A का मतलब अभियान, RSMA जो था, जो 9 से 12 तक का था। उन दोनों, अभी इन दोनों प्रोग्रामों का विलय करके एकीकृत शिक्षा नीति चलाई गई।
अर्थात सर्व शिक्षा अभियान अब 1 से 12 तक के लिए होगा। दोनों को विलय कर देगा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और सर्व शिक्षा अभियान दोनों को विलय करके एक शिक्षा नीति कर दी गई। 1 अप्रैल 2018 से मोदी सरकार के कैबिनेट ने इसको पास कर दिया। इसकी टैगलाइन ध्यान रखिएगा, टैगलाइन सब पढ़े सब बढ़े। ध्यान रखिएगा, ये कभी कभी पूछ लेता है इसकी टैगलाइन क्या है। ठीक है, तो टैगलाइन क्या है? सब पढ़े सब बढ़े। आप देखते होंगे पेंसिल पर बना रहता है, साथ बने रहते हैं, जैसा कि इसमें चित्रों में भी दिखाया गया, सब पढ़े लिखा रहता है, वो सर्व शिक्षा अभियान का टैग है। और इसके अंतर्गत बात करें तो MFE नॉन फॉर्मल एजुकेशन, जिसको निरौपचारिक शिक्षा कहते हैं, को शिक्षा गारंटी योजना में 1 अप्रैल 2001 में बदल दिया गया। 1 अप्रैल 2001 से पहले ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन NFE चल रहा था, जिसको निरौपचारिक शिक्षा कहते हैं, ये चल रहा था, जिसको शिक्षा गारंटी योजना में 1 अप्रैल 2009 से बदलकर SSA में क्या कर दिया गया? शामिल कर दिया। इसके लिए ये क्या था कि शुरू में तो दूर दराज के जहां पर भी 15 बच्चे अगर मिल जाए वहां शिक्षा गारंटी केंद्र खोला जाएगा। बाद में इसको 10 कर दिया गया। हमने अभी पीछे भी बताया कि जो शिक्षा गारंटी केंद्र है वो शिक्षा का अधिकार नियम 2009 आने के बाद इसको प्राथमिक स्कूलों में बदलने का निर्णय लिया गया। शिक्षा गारंटी केंद्रों को ध्यान रखिए। तो वही कहा गया है कि ये क्या था? पहले NFE था, निरौपचारिक शिक्षा या नॉन फॉर्मल एजुकेशन था, जो 1 अप्रैल 2001 में बदलकर शिक्षा गारंटी केंद्र बना दिया गया। और यहाँ ध्यान रखिएगा, शिक्षा गारंटी केंद्र कहाँ खोला गया है? जहाँ पर प्राथमिक स्कूल नहीं है। हमने कहा ना 1 किलोमीटर पर प्राथमिक स्कूल, 2 से 3 किलोमीटर उच्च प्राथमिक स्कूल होने चाहिए, नहीं है तो शिक्षा गारंटी केंद्र खोला जा रहा था, जहाँ पर 15 बच्चे भी पढ़ने वाले हैं। बाद में इसको 10 बच्चे कर दिया गया पढ़ने वाले, वहां पर इस केंद्र स्थापित किया गया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो हमने पीछे पढ़ चुके हैं कि न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया था, तो उसको भी SSA में 2003 में शामिल कर दिया गया था। सर्व शिक्षा अभियान में 2003 में इसे भी शामिल कर दिया गया और इसके लिए अलग से बजट का प्रावधान था। ध्यान रखिएगा, इसके लिए अलग से बजट का प्रावधान था। ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी क्या करता है? गुणवत्ता, शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाता है, क्योंकि शिक्षा संबंधी जो न्यूनतम आवश्यकता है उसकी पूर्ति करता है। साथ साथ DPEP डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम जो हमने अभी पीछे पढ़ा है, उसको भी 2009 में SSA में शामिल कर दिया गया। सर्व शिक्षा अभियान में कब शामिल किया गया? 2009 में शामिल कर दिया गया, जिसमें SC/ST अर्थात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई। इसके तहत क्या किया गया? किसको अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक क्षेत्र को, SC/ST और माइनॉरिटी क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई। तो ये कार्यक्रम भी इसके अंतर्गत शामिल किए गए। तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें थी उन सभी के बारे में हमने आपसे डिस्कस किया और उम्मीद भी करते हैं कि वो बातें आपको समझ में भी आई। किसी भी प्रकार के डाउट के लिए तुरंत कमेंट करिएगा। बस वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। साथ साथ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। अपने यार दोस्तों को जरूर भेजिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और उनसे कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।